तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम सॉलिड्स की 2 प्रॉपर्टीज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इनमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और जो नेक्स्ट होगा वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहले डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को बोला गया है क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए ना कि किसी सॉलिड को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सॉलिड में किस तरह की प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, मींस वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करता है, ये उसकी क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें मेनली 3 टाइप्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखती हैं। एक होता है कंडक्टर्स या कंडक्टिविटी, दूसरा होगा इंसुलेटर्स या इंसुलेशन, और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स या सेमी कंडक्शन। ओके, तो फर्स्ट समझते हैं कंडक्टर्स। तो देखो, कंडक्टर्स मीन सब्सटेंस और सॉलिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनको बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा एलॉयज हैं और ग्रेफाइट है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। और इनमें जो कंडक्शन होता है मींस इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है इनमें, वो किसके कारण होता है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना कि इन सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस या सॉलिड्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनको बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है मींस इनके पर मीटर, ठीक है, लेंथ में कितना करंट फ्लो होगा, तो वो है 10⁴ से लेके 10⁴ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मींस ये इनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस शो कर रही है। तो ये है जो सबसे हाई वैल्यू हो गई। तो इस तरह से इनकी कंडक्टिविटी रेंज अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें, तो वो है मेटालिक सॉलिड्स, ग्रेफाइट्स, एलॉयज, इस तरह से। नेक्स्ट होता है इंसुलेशन या फिर कहें कि इंसुलेटर्स। तो देखो बच्चों, सॉलिड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सॉलिड्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, मींस इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं मिलता, तो इनको बोला गया है इंसुलेटर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, और इनके जो एग्जांपल्स हैं ये है ग्लास है, वुड्स हैं, रबर है, प्लास्टिक है, सिलिकेट्स हैं। इस तरह के जो मैटर्स हैं या सॉलिड्स हैं वो आते हैं इंसुलेटर्स। इनमें किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना ही आयंस होते हैं, इसलिए ये किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करते। थर्ड आते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो देखो बच्चों, सेमी कंडक्टर्स ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं उनसे तो कम, लेकिन जो नॉन कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनसे कहीं ज्यादा होती है। समझ गए ना कि कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंडक्टर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स मींस इंसुलेटर्स। और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ गए ना।
इसके एग्जाम्पल हैं प्योर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके अलावा एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में जो 12 और 16 ग्रुप्स के मिक्सचर्स बनते हैं, एलिमेंटल मिक्सचर, वो इसी तरह का बिहेव शो करते हैं। 13 और 15 ग्रुप्स के एलिमेंट्स इस तरह का बिहेव शो करते हैं। तो ये सब सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो देखो बच्चों, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, थर्मल सेमीकंडक्टर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये हीट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं। तो प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर इनको हीटेड किया जाए तो ऐसे में इनके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के वो फ्री हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और फिर इनमें होल्स, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है जिस बॉन्ड से, वहां होल बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यही क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको बोला गया है प्योर सेमीकंडक्टर। समझ गए ना कि प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर हीटेड इन द एनफ एनर्जी, देन कोवेलेंट बॉन्ड आर डिसोसिएटेड एंड रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो फिर यही जो होल्स हैं एंड रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शो कंडक्टेंस। यही लिखा हुआ है कि एंड रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन होल्स and crystals show electrical conductivity due to free electrons and holes। जैसे ये सिलिकॉन का मान लो क्रिस्टल है, ठीक है, हम इस क्रिस्टल को हीटेड कर दें तो यहाँ से जो बॉन्ड है, हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान सपोज वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यही इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट होते हैं डॉप्ड और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स, या इन्हीं को बोला गया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखो बच्चों, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स जो हैं बहुत ही वीक कंडक्टर्स होते हैं और इनके लिए काफ़ी एनर्जी की या हीट की ज़रूरत है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल्स में अगर हम इनमें 3rd ए ग्रुप मतलब बोरॉन ग्रुप या फिर 5th ए ग्रुप मतलब नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिला दिए जाएं तो एक क्रिस्टल में मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न होगा, और इस तरह से इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कारण जो सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल है वो बिना किसी टेम्परेचर के ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करने लगते हैं। तो इनको बोला जाता है क्या? इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। एक होता है डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल में दूसरे, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस को मिला दें, मीन्स इम्प्योरिटीज मिला दें, और ऐसे में क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो हम इसे बोलते हैं डोपिंग। तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर आया है डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स, मीन्स सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब नाइट्रोजन ग्रुप बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स की डॉपिंग की जाती है तब ये सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये जो कंडक्टर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप का और एक क्या पी टाइप। तो देखो एन मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर्स। तो क्या होता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को जब 5th ए ग्रुप मींस फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन एलिमेंट्स के साथ जब डॉपिंग की जाती है, समझ गए ना कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल की जो डॉपिंग है वो किसके साथ की जाए? 5th ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, तब बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। अब आता है कि बनते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, जो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हम सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें तो इनके पास केवल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही डॉपिंग की जाती है तो आर्सेनिक है या एंटीमनी है, इनके एटम्स सिलिकॉन क्रिस्टल से सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल से जर्मेनियम को रिप्लेस कर देते हैं, और फिर कंप्लीट शेयरिंग होती है उनकी चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम से। तो हर एक एटम मतलब जो इम्प्योरिटी एटम है मीन सिलिकॉन
में जो ये आर्सेनिक मिलाया गया है या एंटीमनी, तो एक एटम आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, क्योंकि शेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इनको बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यही लिखा है कि डोपिंग ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम विद फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तब बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ड्यूरिंग डोपिंग सम सिलिकॉन जर्मेनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एटम्स and one electron per atom left after complete sharing which conduct electric current। बात क्लियर समझ गए ना कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स बनाएंगे तो फिफ्थ ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम में 4 है। कंप्लीट शेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन सेमी कंडक्शन करता है, नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है, ठीक है, अब या हम इसी एन टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर शॉर्ट में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दें या जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला दें या सिलिकॉन में एसडी मिला दें या जर्मेनियम में एसडी मिला दें, या हम ये कह सकते हैं फोर्थ ए और फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स जब मिक्स किए जाएंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा तो बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स। बात क्लियर है? अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो देखो, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, कि विद थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, कि जब हम क्या करें कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को, ठीक है, किसके साथ डॉप्ड करें, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम विद थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स मींस ये हैं गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, देन ऑब्टेन्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाते हैं, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, तब बनते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या होता है बच्चों कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में आपने देखा इनके पास तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 एंड 4, जबकि हम इनकी बात करें कि गैलियम या इंडियम, तो इनके पास 3 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आप सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में गैलियम को मिला दें और रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो कुछ सिलिकॉन एटम गैलियम से सब्स्टिट्यूटेड हो गए, रिप्लेस हो गए। अब जब कंप्लीट शेयरिंग होगी गैलियम की चारों तरफ अपने 4 सिलिकॉन एटम से, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कंप्लीट शेयरिंग में, और वही जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वहां बन जाएगा होल, और होल एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा माना जाएगा। तो इस तरह से यही होल रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, इसीलिए इनको बोला गया है पॉजिटिव सेमीकंडक्टर्स। तो यही लिखा है कि ड्यूरिंग डोपिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम सब्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, कि ड्यूरिंग डोपिंग एटम्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सब्स्टिट्यूटेड बाय इंडियम, थैलियम, देन 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट्स पर एटम, ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट, हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट शेयरिंग, ठीक है, कि जब हम इस तरह से कंप्लीट शेयरिंग होती है तो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ जाता है और वही होल बनाता है, और यही होल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझ गए ना कि सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में जैसे ही आपने गैलियम, इंडियम या थैलियम मिलाया तो सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम इंडियम या गैलियम से सब्स्टिट्यूटेड हो गए। हर एक गैलियम जब अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम्स से बॉन्डेड होगा, शेयरिंग करेगा, तो इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी पर एटम में, और यही होल बनाता है, और होल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। होल लाइक एज अ पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर these semiconductors are called p type semiconductor। शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप के मिलाए गए हैं तो p टाइप, नाइट्रोजन ग्रुप के फोर्थ ग्रुप के साथ मिलाए गए हैं तो n टाइप, n से n टाइप याद रखना है नाइट्रोजन ग्रुप। और पॉजिटिव वाले मतलब एक वैलेंसी कम वाले
पी ब्लॉक मतलब बोरॉन ग्रुप के मिलाए गए हैं तो पी टाइप। तो इस तरह से ये लिखा है एन टाइप कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव पार्टिकल्स मींस पी टाइप, और कंडक्शन ड्यू टू होल तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव वैकेंसी के कारण, इसीलिए इनको बोला गया है पी टाइप्स। ये है कुल मिला के 2 टाइप्स के सेमी कंडक्टर्स। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, मेटल्स हों या कोई भी, तो इन सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किया गया है और इसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो इस थ्योरी के बेस पर यह समझाया गया है कि इंसुलेटर में कंडक्शन क्यों नहीं होता, मेटालिक जो कंडक्टर्स होते हैं या मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो हर टेम्परेचर में क्यों कंडक्शन शो करते हैं, और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें इम्प्योरिटी मिलाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म, ठीक है, मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में थ्योरी में देखा है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलें और उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है तो हम जानते हैं एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे। अब मेटल क्रिस्टल में बात करें तो बहुत ही इन्फिनिट नंबर में क्या होते हैं एटम्स और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब इनमें ओवरलैपिंग होती है इन एटम्स के बीच में तो बहुत सारे, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और उतने ही क्या बन जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये लिखा है कि ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, इनमें ओवरलैपिंग हुई तो इस तरह से ये जो बने हाई एनर्जी वाला ग्रुप बना और एक लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बने। तो ये जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको तो बोला जाता है, इनके इतने सारे बनते हैं कि ये एक दूसरे में ओवरलैप्ड रहते हैं, इसलिए इनका एक बैंड सा बना दिखता है, तो इसको बोला जाता है वैलेंसी बैंड। और एक बना कंडक्शन बैंड जो कि हायर एनर्जी वाला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना है, उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। ये ज्यादातर वेकेंट होते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होते हैं, और जो वैलेंसी बैंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ आ जाते हैं, वैलेंसी बैंड में। और दोनों बैंड्स का मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको बोला जाता है फॉरबिडन बैंड, ठीक है, या कहें कि ऐसा है। फॉरबिडन क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इस तरह से या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे या वैलेंसी बैंड में होते हैं। तो देखो बच्चों, वैलेंसी बैंड तो भरा होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसीलिए ये वाला बैंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन इसीलिए बोला गया है कि ये ज्यादातर वीकेंड्स होते हैं। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वो फ्री होता है, और ऐसे में वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है। दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो है वो है फॉरबिडन रीजन या फॉरबिडन बैंड, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब आता है कि कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाए इस बैंड थ्योरी के बेस पर कि कंडक्टर्स क्या होंगे। तो देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंसी बैंड है ये बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, यहाँ तक कि ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच का फॉरबिडन रीजन नहीं होता, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और ऐसे में मेटल में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच के फ्री रहते हैं और मेटल किसी भी टेम्परेचर की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है। बात क्लियर है कि मेटालिक जो सॉलिड्स हैं उनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई फॉरबिडन रीजन नहीं होता, यहाँ तक कि ये दोनों बैंड ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ऐसे में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बहुत इजी गोइंग घूमते रहते हैं, और यही कारण है कि मेटालिक सॉलिड हर कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं।
इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन रीजन जो है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। इफ द गैप बिटवीन वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सॉलिड में वो इस तरह से क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट जंप, ठीक है, और ऐसे में जो सॉलिड है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर्स हैं इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, फॉरबिडन रीजन, और इतना होता है कि अगर हम इसे हीटेड भी करें ना तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, और ऐसे में ये किसी भी कंडीशन में हीटेड करने से या इम्प्योरिटी मिलाने से नॉर्मली ये कंडक्शन शो नहीं करते। फिर थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो फॉरबिडन रीजन है, ना तो ओवरलैप्ड होते हैं ये दोनों बैंड्स और ना बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। इतना एनर्जी डिफरेंस होता है ये कि अगर हम सॉलिड को हीटेड कर दें तो इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन मतलब वैलेंसी बैंड से कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। और इस तरह से सॉलिड को हीटेड करने से या फिर अगर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इम्प्योरिटी के कारण या होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में आ जाते हैं फॉरबिडन रीजन में, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों बैंड्स के बीच में एक प्रकार का ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। और यही रीजन है कि सेमीकंडक्टर्स इम्प्योरिटीज मिलाने से, मतलब एन टाइप पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हें बिना हीटेड किए ही ये क्या होंगे, कंडक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में आ जाते हैं और वही जो है वैलेंसी सेल और कंडक्शन बैंड के बीच में एक प्रकार का ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। तो यही लिखा है कि देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू कंडक्शन बैंड बाय हीटिंग और मिक्सिंग इम्प्योरिटीज एंड शो कंडक्शन। समझ गए ना? तो इस तरह से ये है मेटालिक कंडक्टर जिनमें आप देख रहे हैं कि जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है बच्चों, वैलेंसी बैंड। तो इस तरह से वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप है ना। सेमीकंडक्टर में ये स्मॉल एनर्जी गैप है और आप देख रहे हैं इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा है। तो हम इंसुलेटर वाले जो सॉलिड्स इनको हीटेड भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते और वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। फॉर डायमंड है एनर्जी गैप 500 किलो जूल पर मोल का होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें तो यही काफी कम है, जैसे 111 किलो जूल पर मोल या 63। तो इतनी एनर्जी हम हीटेड करके दे सकते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में। इसलिए सिलिकॉन या जर्मेनियम को जब हीटेड करते हैं तो ये एक प्रकार के कंडक्टर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से बैंड थ्योरी से हम देखते हैं तीनों का एक्सप्लेनेशन किया गया है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। फिर नेक्स्ट बचता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम किसी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस फील्ड में जो सॉलिड है उसका बिहेव कैसा है, तो वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। It is due to magnetic moment of material which is associated with electron due to, हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से बनने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण मिलता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है चार्ज के मोशन के कारण, तो उस क्वांटिटी को बोला गया है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हर एक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, उस मोशन के कारण जो फील्ड बना हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो किसी भी सॉलिड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स में 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस और दूसरा होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के मोशन करते रहते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज के मोशन से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम sp-d-f ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निग्लेजिबल होता है। समझ गए ना कि म्यू एल मतलब है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक
मोमेंट जो है ये होता है L+2, ठीक है, और Bm। तो ध्यान रखें कि ये S, P और D ब्लॉक में जो है, ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है, नेग्लिजिबल है, और इसीलिए हमें केवल और केवल SPDF ब्लॉक में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे लेना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से। समझ गए ना, इनमें क्या लेना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ 1 है इस तरह से। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है √n+2 Bm, जहाँ n है जो भी सॉलिड लिया गया है उसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना कि SED ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम मेटल का या सॉलिड का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो वो केवल किससे लिया गया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मींस ओनली स्पिन मोशन में। ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट लगभग नेग्लिजिबल रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन, अगर हम डी ब्लॉक का कोई भी कैटायन आता है एलिमेंट, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, जहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे टाइटेनियम 3+ है, 3d1 है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा √3Bm, तो 1.732 Bm। Bm यहाँ पर जो है बच्चों ये यूनिट है इसकी, और इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इसका अलग से वैल्यू होता है टेस्ला में, जूल में, तो वो हम बाद में देखेंगे। हमें केवल यूनिट याद रखनी है Bm, से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया गया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं तो। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कुल मिला के 5 टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एक है डायामैग्नेटिक नेचर, अगर कोई भी सॉलिड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड हो रहा है, मींस उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ऐसे मैटर को बोला जाएगा डाईमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसकी इस प्रॉपर्टी को बोला गया है डायामैग्नेटिक नेचर। समझ गए ना कि सॉलिड्स आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, किसी भी एलिमेंट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनका जो म्यू एस है वो क्या होगा बच्चों, 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, जैसे NaCl, KCl, AlCl3 इस तरह से। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के अगर आप कंपाउंड्स देखेंगे तो वो हमेशा डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। फिर हम आते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। तो सॉलिड वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई सॉलिड बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाएगा। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड नहीं किया जा सकता, ये केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कॉपर 2+, Fe2+। आप डी ब्लॉक में D1 से लेके D9 तक का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल आयन दिखता है या उसका कोई कंपाउंड दिखता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। फिर हम आते हैं फेरोमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है, उनको बोला गया है फेरोमैग्नेटिक। इट इज ड्यू टू पैरेलल स्पिन ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन शो करते हैं, इसीलिए इनका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसीलिए इनको बोला गया है फेरोमैग्नेटिक। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है Fe, Ni एंड CrO2। समझ गए ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, यही 4 एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं। मीन्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नंबर में होते हो, सबके स्पिन एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, तब बनता है फेरोमैग्नेटिक। फिर बचता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार कि ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम उनमें एक्सपेक्ट करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक नेचर होगा, लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इस नेचर को बोला जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर। ये लिखा है कि सॉलिड कैन एक्सपेक्टेड फेरोमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, but magnetic moment becomes zero it is due to compensatory alignment of unpaired electron। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं जिसको बोला गया है compensatory alignment, ठीक है। तो इस तरह से इस अलाइनमेंट के कारण इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड के अपोजिट हो जाता है और एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को टोटली ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ऐसे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है और ये एग्जांपल है FeO, MnO, Mn2O3, MnO2 एक्सेट्रा। लास्ट है फेरी मैग्नेटिक, ऐसे सॉलिड, ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार फेरोमैग्नेटिक नेचर एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही स्मॉल मिलता है, बहुत कम, तो उनको बोला गया है फेरी मैग्नेटिक नेचर। ये इरेगुलर अलाइनमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण है कि इनमें कोई सिस्टमैटिक अलाइनमेंट नहीं होता, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे कुछ का मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो गया, कुछ का बच जाता है। और इसके एग्जांपल है फेराइड्स Fe2O4, जहां M ये एलिमेंट हो सकते हैं FeZnMn, जैसे Fe3O4, Zn Fe2O, इस तरह। तो लोग इनको डायग्रामेटिकली देखें तो सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड हैं और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, शो कर रहे हैं अगर उनका स्पिन तो फेरोमैग्नेटिक। कंपनसेशन में आ गए कि कंपनसेटरी अलाइनमेंट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से है तो तीसरा इस तरह से है तो चौथा, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को टोटल कैंसिल कर देते हैं। और जब कोई सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ना हो, इरेगुलर दिखे, तो समझें कि वो क्या है बच्चों, फेरी मैग्नेटिक। तो कुल मिला के ये है टोटल सॉलिड्स में मैग्नेटिक बिहेवियर और इसी के बेस पर अच्छे से समझें, ओके। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब बायो मॉलिक्यूल्स।